हेलो दोस्तों। आज से हम लोग इंडियन जियोग्राफी के और प्राचीन भारतीय इतिहास के PYQ को करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो इंडियन जियोग्राफी से हो या प्राचीन भारतीय इतिहास से हो, वे सारे क्वेश्चन को हम लोग इस PYQ में करने वाले हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा उसका हम लोग PY करते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इंडियन जियोग्राफी का। क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो जो नृत्य है, नृत्य का जो जनक है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ है। और भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला है भारतनाट्यम। और जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और जो भारतनाट्यम है भारत का प्रथम और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है मोहिनी अट्टम और कथकली। ये दोनों जो है, इन दोनों शास्त्रीय नृत्यों का संबंध केरल राज्य से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कथक उत्तर भारत के राज्यों से और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कथक। और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य में हिंदू और इस्लामिक दोनों संस्कृति का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। फिर अगला अगर बात करें तो सत्रिया असम राज्य से संबंधित है। मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ओडिसी जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था। अगर बात करें भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र की, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीखेत में किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, तो झारखंड के सिंदरी में। और इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया। 1951 ईस्वी में। वहीं अगर पूछा जाए कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है कब किया गया, तो भारतीय यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया है। 1965 ईस्वी में किया गया है। और जो भारतीय खाद्य निगम है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है खाद्य अधिनियम 1964 के तहत इसकी स्थापना किया गया है। फिर अगर तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है अपवाह तंत्र से। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं।
तो सही है, हिमालय से निकलने वाली नदी जो है बारहमासी होती है, क्योंकि हिमालय की नदी को जल की प्राप्ति जो है हिमपात और वर्षा दोनों से होता है। और जो हिमालयी नदी का उद्गम का स्रोत है हिमानियों में स्थित है, तो यह भी सही है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि जो हिमालय की नदी है, हिमालय की नदियों का को जल की जो प्राप्ति है हिम और वर्षा दोनों से होता है। और हिमालय की जो नदी है खासकर हिम से ही निकलता है, हिम से ही निकलती है। तो दोनों कथन जो है दोनों सही है। और आर जो है यानी जो तर्क है कथन की पुष्टि भी करता है। तो अगर बात करें हिमालय की नदियों की, अगर बात करें, और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। भारत की अगर बात करें तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। अगर बात करें हिमालय की नदी की, तो हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति हिमनद और वर्षा दोनों से होता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनको केवल वर्षा से जल की प्राप्ति होती है। और जो हिमालय की नदी है युवा अवस्था में है, इसीलिए ज़्यादा अपर्दन करती है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है यह प्रौढ़ अवस्था में है, जिस कारण अपर्दन नहीं करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो है बारहमासी नदी का उदाहरण है, क्योंकि कावेरी नदी में सालों भर जल जो है भरा रहता है। फिर अगर बात करें तो जो हिमालय की नदी होती है, हिमालय की नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अगर बात करें पूर्ववर्ती नदी, तो वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है उसे ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। वहीं अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदी, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है अनुवर्ती या अनुगामी प्रकृति की होती है। अनुवर्ती या अनुगामी की अगर बात करें तो वैसी नदी जो अपने मार्ग का या ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है उसी को अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदी की, तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सभी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। फिर अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीमू बाजगो बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो सिंधु नदी पर है और लद्दाख में स्थित है। तो यहीं पर हम लोग और भी बांध को देख लेते हैं। जैसे लद्दाख में ही सुरु नदी पर चुटकपन बिजली परियोजना, लद्दाख में ही सिंधु नदी पर नीमो बाजगो परियोजना जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल और उड़ी परियोजना, चिनाब नदी पर सलाल, बंगलिहार, दुलहस्ती। वहीं हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका बांध, सुइल नदी पर सुइल परियोजना, टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना, रावी नदी पर चमेरा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और मंडी बांध, और सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी और कोल्ड, ये सभी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में रावी नदी पर थीन सागर और रंजीत सागर, और पंजाब में ही सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना,
जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कुटेश्वर जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड में ही भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध, और जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में चंबल नदी पर राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर, चंबल नदी पर गांधी सागर, बेनगंगा नदी पर संजय सरोवर। फिर अगर गुजरात की उससे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर मताबिला और रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश में ही रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, और रिहंद परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य जो है लाभान्वित होता है। और उत्तर प्रदेश में ही गंडक नदी पर गंडक परियोजना, और गंडक परियोजना से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहीं गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य। और उत्तर प्रदेश में ही रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना है। फिर अगर उसके बाद गुजरात की बात करें, तो गुजरात में साबरमती नदी पर धरोई परियोजना, माही नदी पर कडाना परियोजना, बनास नदी पर दांटेवाड़ा परियोजना, ताप्ती नदी पर उकाई और काकरापाड़ा परियोजना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। फिर इसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी या पैथन परियोजना, फिर उसके बाद उजानी नदी पर भीमा परियोजना, राधानगरी नदी पर भोगवती परियोजना। ये सभी परियोजना जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगर तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना में गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना, मंजीरा नदी पर निजाम सागर परियोजना। और कर्नाटक की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना, और आंध्र प्रदेश में ही पेनार नदी पर सोमाशिला परियोजना। आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा नदी पर नागार्जुन और श्रीशैलम परियोजना। फिर उसके बाद कर्नाटक की अगर बात करें, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर लिंगन मक्की डैम, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध, कृष्णा नदी पर अलमटी बांध। फिर उसके बाद तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना। अगर केरल की बात करें, तो केरल में पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार और इडुक्की परियोजना। केरल में ही पंपा नदी पर सबरीगिरी परियोजना। तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना। तमिलनाडु में ही कावेरी नदी पर मेटूर परियोजना, मेटूर बांध। और ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर फरक्का बैराज।
और केरल और तमिलनाडु राज्य में, यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पराम्बिकुलम पेरियार परियोजना। फिर अगर बात करें तो भारत का जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है, यानी भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। और इस परियोजना के तहत झारखंड में दामोदर नदी पर और उसकी सहायक नदी पर अलग अलग बांध बनाए गए, जैसे दामोदर नदी पर पंचेत बांध, बराकर नदी पर मैथुन, तिलैया, बाला पहाड़ी, कोनारी नदी पर मयूरांची नदी पर मयूरांची बांध, कोनारी नदी पर कोनारी बांध। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। फिर अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर ही हिंडकल बांध है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर हिंडकल बांध। फिर अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है ओजोन परत में छिद्र, बी में दिया गया है क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, ऑप्शन सी में दिया गया है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो बात करें कि अगर ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। अगर वायुमंडलीय परत की बात करें तो टोटल 5 वायुमंडलीय परत है। सोममंडल, एक्सोस्फीयर, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल। ये वायुमंडल के 5 परत हैं। और जितना भी मौसमी घटनाएं जो हैं, जैसे बादल, आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। और क्षोभ मंडल जो है निचला परत है। और जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ही ओजोन परत है। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है। फिर उसके बाद है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में ही अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में ही आकर जलने लगता है। और आयन मंडल की अगर बात करें तो आयन मंडल में रेडियो तरंग हो गया, जैसे रडार, संचार, टेलीफोन, ये सभी आयन मंडल में है। अगर इंग्लिश नाम की बात करें तो सौर मंडल को
एक्सोस्फीयर कहते हैं समताप मंडल को, थर्मोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को स्ट्राटोस्फीयर और बाह्य मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। इंद्रावती दिया हुआ है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है और किस राज्य में है उसका मिलान करना है। तो इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। पेरियार कहाँ पर है? केरल में। सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में। और बांदीपुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट दाचिगम। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सुल्तानपुर, राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल। और जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल जो है राजस्थान में है और गुजरात में वास्ता, वसंदा, गिर और ब्लैक बक जो है गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कच्छ का रण जो गुजरात में है। और जो कच्छ का रण है भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में संजय गांधी, तंदोबा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और गोवा में मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, कुंद्रेमुख, नागरहोल, केरल में पराम्बिकुलम, पेरियार, एराम्बिकुलम, तमिलनाडु में मुदुमलाई, इंदिरा गांधी, तेलंगाना में राजीव गांधी, ओडिशा में सिमलीपाल, भितरकनिका, नंदनकानन, सतकुशिया, गहिरमाथा। और जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कुन्नू, कान्हा, रतापानी, किसली, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है माधवगढ़। यानी जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो 56वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास है। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। वहीं 57वां टाइगर रिजर्व जो है रतापानी है और रतापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथासा टाइग्रिस, पैंथासा टाइग्रिस है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में लाया गया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वहीं सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर जो महाराष्ट्र में है। अगर बात करें लायन प्रोजेक्ट की तो लायन प्रोजेक्ट जो है 1972 ईस्वी में
टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश संखाला को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानी वाइल्ड लाइफ, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, नेवरा वैली, सुंदरवन, असम में काजीरंगा, मानस, नामेंग, नामेरी। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड में इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और जो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह लोकटक झील में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मिजोरम में अगर बात करें तो मिजोरम में मुरलेन, फगुपाई, ब्लू माउंटेन, मेघालय में बालप है, क्रम, नोकरेक रिच। वहीं अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण एक्ट की अगर बात करें तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 ईस्वी में, और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में और वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला पूछा गया है। एक तरफ उद्योग है और दूसरा तरफ बताना है कि वह कहाँ पर है। रेलवे उपकरण, अगर बात करें रेलवे उपकरण की तो रेलवे उपकरण भिलाई, और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मोटर वाहन जबलपुर में, और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भिलाई छत्तीसगढ़, जबलपुर मध्य प्रदेश। पोत निर्माण की अगर बात करें तो कोचीन में होता है, और कोचीन को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। साइकिल की अगर बात करें तो साइकिल के लिए लुधियाना फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें चावल की तो चावल एक खरीफ फसल है, और चावल जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, और चावल का जो वैज्ञानिक नाम है ओरिएजा एस्टिवा, ओरिएजा एस्टिवा। और चावल खरीफ फसल है। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य करता है पहला नंबर पर, और दूसरा नंबर पर तमिलनाडु राज्य करता है, और विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है चीन करता है। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सालों भर चावल की खेती किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बोई जाने वाले चावल की किस्म की अगर बात करें तो ओस, अमन और बोरो, ये तीनों चावल का किस्म है जो पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। ओस की बात करें तो ओस जो है शरदकालीन ऋतु में बोया जाता है, अमन जो है शीतकालीन ऋतु में, और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोया जाने वाला पश्चिम बंगाल में चावल का किस्म है। वहीं अगर बात करें कि विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो विश्व चावल अनुसंधान संस्थान जो है फिलीपींस के मनीला में है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है उड़ीसा के कटक में है। चावल में अगर रोग की बात करें तो चावल में होने वाला रोग जो है खैरा रोग है। चावल में होने वाला रोग जो है खैरा रोग है। और भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित प्रथम बोना किस्म का जो चावल है जया है। और सबसे अधिक उपज देने वाले चावल की अगर बात करें तो IR-20 सबसे अधिक उपज देने वाला चावल का किस्म है। और चावल को अधिक धोने पर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी नामक रोग होता है। फिर अगर बात करें कि पीले रंग के चावल में, पीले रंग के चावल में
विटामिन ए की मात्रा जो है पाया जाता है, जिसे गोल्डन चावल कहा जाता है। फिर अगर बात करें चावल की किस्म की, अगर बात करें तो कृष्णा, कावेरी, पद्मा, जया, माही सुगंधा, बाली सुगंधा, ये सभी जो है चावल का किस्म है। फिर अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं क्या है, रबी फसल है। और गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम, ट्रिटिकम स्टीवम। गेहूं के लिए मिट्टी की अगर बात करें तो दोमट और चारनोजम मिट्टी, दोमट और चारनोजम मिट्टी जो है गेहूं के लिए उपजाऊ होता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन की अगर बात करें तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य करता है, वहीं विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है चीन करता है। गेहूं में होने वाला रोग की अगर बात करें तो करनाल बंट और रस्ट रोग। फिर अगर बात करें कि गेहूं की किस्म की अगर बात करें तो सोनालिका, राज 3077, अर्जुन, कल्याण सोना। और विश्व का सबसे बड़ा मंडी की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी जो है कनाडा का विनिपेग है। वहीं रोटी की दलिया जो है यूक्रेन देश को कहा जाता है। वहीं अगर घास के संदर्भ में पूछा जाएगी कि किस घास के मैदान को रोटी की दलिया कहा जाता है, तो पंपास और प्रेयरी घास के मैदान को रोटी की दलिया कहा जाता है। प्रेयरी घास का मैदान और जो पंपास घास का मैदान है, ये दोनों घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला घास का मैदान है। प्रेयरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में है, और पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। फिर अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले और भी देख लेते हैं। अगर मक्का की बात करें तो मक्का खरीफ फसल है, और भारत में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। चाय की अगर बात करें तो चाय का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक असम, और विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन करता है। चाय में थीन पाए जाते हैं, चाय में थीन पाए जाते हैं। और चाय बोर्ड की अगर बात करें तो चाय बोर्ड कोलकाता में है। फिर अगर कॉफ़ी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है, और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है ब्राजील करता है। चाय और कॉफ़ी के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी और ढालू नुमा भूमि होनी चाहिए। कॉफ़ी बोर्ड जो है बंगलुरु में है। चाय में थीन पाए जाते हैं और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। और जो तमिलनाडु का नीलगिरी का क्षेत्र है, तमिलनाडु के नीलगिरी के क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों का उत्पादन किया जाता है। ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार क्या है, खरीफ फसल है, और भारत में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र राज्य करता है। ज्वार में होने वाला रोग की अगर बात करें तो कंडुआ रोग जो है ज्वार में होने वाला रोग है। फिर अगर बाजरा की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन जो है राजस्थान करता है। और बाजरा में होने वाला रोग की अगर बात करें तो बाजरा में होने वाला जो रोग है अर्गट और हरित बाली। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है चीन करता है। कपास को सफ़ेद सोना। अगर जूट की बात करें, जूट की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल, और विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश है। जूट को गोल्डन फाइबर यानी स्वर्णिम फाइबर भी कहा जाता है। अगर बात करें गन्ना की तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और गन्ना के लिए उपजाऊ मिट्टी जो है दोमट और काली मिट्टी चाहिए। कपास के लिए आवश्यक मिट्टी जो है, कपास के लिए आवश्यक मिट्टी जो है काली मिट्टी होनी चाहिए, तभी कपास का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं गन्ना के लिए दोमट और काली दोनों मिट्टी रहेगी तो गन्ना का उत्पादन किया जा सकता है। गन्ना प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो गन्ना प्रजनन केंद्र जो है कोयम्बटूर में है। और गन्ना में होने वाला रोग की अगर बात करें तो रेड रोट रोग जो है गन्ना में होने वाला रोग है। दलहनी फसल की अगर बात करें तो दलहनी फसल जो है रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोया जाता है। दलहनी फसल की अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक दलहनी फसल का उत्पादन और उपभोक्ता देश की अगर बात करें तो भारत है, और भारत में सबसे अधिक दलहनी फसल का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश राज्य करता है। दलहनी फसल जो है मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, और मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करती है। दलहनी फसल जो है मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है,
और मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। फिर अगर तिलहनी फसल की अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक तिलहनी फसल का उत्पादन जो है भारत ही करता है, और भारत में सबसे अधिक राजस्थान करता है। तिलहनी फसल भी रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोया जाता है। और जो तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल का सबसे प्रमुख अगर बात करें फसल तो मूंगफली है, और भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात राज्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो जब आपको राष्ट्रीय उद्यान बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो राजधानी है पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और जो रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, अंडमान में है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए में दिया गया है केन्या, बी में मैक्सिको, सी में इंडोनेशिया और डी में ब्राजील। तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका में है, और जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। अगर बात करें भूमध्य रेखा की तो भूमध्य रेखा को कांगे या जायरे नदी जो है 2 बार काटती है। और जो भूमध्य रेखा है कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, गैबोन, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, मलेशिया, साओ टोम, प्रिंसिपे, किरिबाती, इन सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। फिर अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। और माही नदी, भारत में माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा जो है संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और चीन से होकर गुजरता है। वहीं मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। और जो मकर रेखा है यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और जो मकर रेखा है चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, पराग्वे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से होकर गुजरता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने ही जापान पर परमाणु बम, और जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1947 को, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। और जो परमाणु बम गिराया था, परमाणु बम जो है
यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। और जो परमाणु बम है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो प्रथम परमाणु बम बनाया उसका नाम है ओपर होमर। ओपर होमर ने 1945 ईस्वी में परमाणु बम बनाया था। एक है हाइड्रोजन बम। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक की अगर बात करें तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है। अगर बात करें भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1998 ईस्वी में किया गया था और उसका दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण का जो कोड था शक्ति 98, शक्ति 98। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर में, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना जो 1969 ईस्वी में अमेरिका की मदद से किया गया था, अमेरिका की मदद से किया गया था। और भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर की अगर बात करें तो भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल और नलकूप से, ट्यूबवेल यानी तालाब से, ट्यूबवेल और तालाब से कहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में। केवल अगर ट्यूबवेल पूछे तो उत्तर प्रदेश, और ट्यूबवेल और तालाब पूछे तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है नहर है। फिर अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ है। सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत जो है पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। और जो भारत का त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है भारत का जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत जो है चीन के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान के साथ में भारत जो है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। और जो सर क्रिक विवाद है, सर क्रिक विवाद जो है 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींचा गया है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और जो रेड क्लिफ लाइन है, यह रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, 17 अगस्त 1947 को। दुरंड रेखा की अगर बात करें तो दुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दुरंड रेखा 1893 ईस्वी में। और मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, मैक मोहन रेखा 1914 ईस्वी।
रेड क्लिफ लाइन 1947 ईस्वी, दुरंड रेखा 1893, मैकमोहन रेखा 1914। अगर बात करें कि भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियाधुरा और सुस्ता नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। वहीं अगर बात करें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? इक्वाडोर में। बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो भारत का है। अस्ट्रा अस्ट्राम्बोली कहां पर है? भूमध्य सागर में। अस्ट्राम्बोली कहां पर है? भूमध्य सागर में। और अस्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अस्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर है? तो सिसिली में, इटली के सिसिली में। किलाउ मोना लोआ ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप अमेरिका में है। हवाई द्वीप अमेरिका में है। माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका में है। माउंट इरेबस जो है ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। विसुवियस इटली में। विसुवियस कहाँ की ज्वालामुखी है? तो इटली में। फ्यूजियामा जो है जापान में। फ्यूजियामा जो है जापान में। क्राकाटुआ जो है इंडोनेशिया में। और नारकोंडम जो है पोर्ट ब्लेयर में। नारकोंडम जो है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत दक्षिणी अंडमान निकोबार में नारकोंडम ज्वालामुखी है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। एकांकगुआ ज्वालामुखी जो है दक्षिण अमेरिका। किलिमंजारो तंजानिया। तो ये सभी ज्वालामुखी जो है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। किलाउ मोना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। माउंट इरेबस अंटार्कटिका। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एटना सिसिली इटली में है। विसुवियस इटली में है। फ्यूजियामा जापान। क्राकाटुआ इंडोनेशिया। नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर। पोपा म्यांमार। एकांकगुआ दक्षिणी अमेरिका। किलिमंजारो तंजानिया। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ऑप्शन में देश का नाम दिया गया है कि किन 3 देश से होकर। तो पहला ऑप्शन है तिब्बत, चीन, म्यांमार। दूसरा ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत। तीसरा ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, फिर उसके बाद भारत में, भारत के बाद में बांग्लादेश, यानी तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा
अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के चोमयुंग डुंग हिमनद से निकलती है और भारत में यह यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, यानी माजुली द्वीप का जो निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही हुआ है, जो भारत का प्रथम द्वीपीय जिला है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है टोटल 2900 किलोमीटर। अगर भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी भारत में लंबाई जो है 916 किलोमीटर 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो मानस, लोहित, सुबनगिरी, तीस्ता, दिहांग, धनसिरी, पगलादिया, कामेंग, ये सभी जो है मानस, कामेंग, लोहित, तीस्ता, दिहांग, सुबनगिरी, धनसिरी, पगलादिया, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन में दिया गया है चीन, ताइवान, बर्मा और भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताइवान। भारत जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, म्यांमार के साथ में और बांग्लादेश के साथ। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। वहीं अगर पूछा जाए कि पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय में किस हिमालय में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है, तो सबसे अधिक पूर्वी हिमालय में जैव विविधता जो है पाया जाता है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है, संरक्षित वन भी है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पेरिडोटाइट, बी में दिया गया है ग्रेनाइट, सी में स्कोरिया और डी में सेल। सेल जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टान की अगर बात करें तो चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान।
आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के कारण होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो आग्नेय चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें आग्नेय चट्टान के उदाहरण की, अगर बात करें तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पिग्माइट हो गया, डायोराइट, ग्रेवो, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान की अगर बात करें तो चट्टान का जो चूर्ण होता है वही चूर्ण एकत्रित होकर नीचे जो जमा होता है, नीचे जमा होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है, अवसादी सेल का निर्माण होता है। और इसकी रचना जो है परत के रूप में होता है, जिस कारण इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है, यानी अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और जितना भी जीवाश्म और खनिज होता है अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है, यानी अधिकतर जीवाश्म और खनिज संसाधन जो है अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान की उदाहरण की अगर बात करें तो चूना पत्थर हो गया, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। और कयांत्रित चट्टान की अगर बात करें तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन होना ही कयांत्रित चट्टान कहलाता है। आग्नेय और अवसादी चट्टान के मूल स्वरूप में परिवर्तन होना ही कयांत्रित चट्टान कहलाता है। और जो कयांत्रित चट्टान होता है सबसे कठोर होता है, इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है। कयांत्रित चट्टान के अगर उदाहरण की बात करें तो हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट, ये सभी कयांत्रित चट्टान के उदाहरण हैं। अगर बात करें कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल की अगर बात करें तो ग्रेनाइट से नीस और बेसाल्ट से शिस्ट, ग्रेनाइट से नीस और बेसाल्ट से शिस्ट। वहीं अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल की अगर बात करें तो शैल से सलेट, शैल से बनता है सलेट, और चूना पत्थर से संगमरमर, चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सुनहरी कोष्ठ में दिया गया है गोल्डन चावल है। ऑप्शन ए है चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। सी में दिया गया है कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही है, गोल्डन राइस यानी सुनहरी चावल। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, यानी बीटा कैरोटीन। जब चावल आपको बता रहे थे तो चावल में बताए थे कि पीले रंग के चावल यानी बीटा कैरोटीन में विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन को।
तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी उनकी भाषा क्या थी जिस भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा है पाली भाषा थी। वही महात्मा बुद्ध के संवादों की जो भाषा है महावीर स्वामी के संवादों की भाषा जो है शुरुआत में महावीर स्वामी के संवादों की जो भाषा थी अर्धमगधी थी, लेकिन बाद में जो जैन साहित्य बाद में प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगे और संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। यानी महावीर स्वामी के संवादों की जो भाषा थी प्राकृतिक थी और गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी पाली थी। और जो त्रिपिटक था सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य था। और जो त्रिपिटक का अर्थ होता था तीन पवित्र टोकरी। अगर बात करें त्रिपिटक की तो त्रिपिटक की जो रचना है पाली भाषा में किया गया था। एक था सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, सूत, विनय और अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना जो है आनंद ने, विनय पिटक की रचना जो है उपाली ने और अभिधम पिटक की जो रचना है मोगलीपुत्र तीस्त ने किया था। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान और अभिधम पिटक की जो रचना है तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान किया गया था। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को तथागत, सांक्य मुनि और कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। यानी लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया जो जिसकी निधन जो है महात्मा बुद्ध के 7वें दिन हो जाती है। फिर से जो इनके पिता थे वे इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं और जो प्रजापति गौतमी थी वह गौतम बुद्ध की यानी महात्मा बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता थी। और जो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़ा का नाम कंथक और इनके सारथी का नाम चाण था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की से आज्ञा लेकर गृह का त्याग कर देते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में इनको निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनका निधन जो है 483 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध संघ की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में किया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह देते थे। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना है। इन्होंने कर्मवाद के सिद्धांत
क्षणिकवाद के सिद्धांत, शून्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। फिर अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, यानी अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर। और जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म की स्थापना जो है यानी संस्थापक ऋषभ देव, जिन्हें आदि देव के नाम से भी जाना जाता है। और जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली जो इनका प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाली के जाम्बरी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर होता है। इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में होता है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना जो है पावापुरी में किया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है राजगीर के विपलांचल पहाड़ी में दिया था और इन्होंने सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया था, यानी जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया है। वहीं बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जो है मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया गया है। चतुर्याम धर्म में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य शब्द को जो है महावीर स्वामी ने चतुर्याम धर्म में जोड़ा था। वहीं अगर बात करें प्रथम जैन सम्मेलन की अगर बात करें तो 302 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता जो है स्थूल भद्र ने किया था। और प्रथम जैन संगति के दौरान ही जैन धर्म जो है दो भागों में बट जाता है। एक है श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र के शिष्य थे, यानी उनके उपदेशों को जो मानने वाले थे स्थूल भद्र के, वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, यानी भद्रबाहु के उपदेशों को मानने वाले थे, वे दिगंबर यानी नग्न रहने वाले जो थे दिगंबर कहलाए। और दूसरा जैन संगति जो है गुजरात के वल्लभी में समाज श्रवण की अध्यक्षता में होता है। संलेखना संथारा विधि जो है जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म में अगर बात करें तो जैन धर्म का त्रिरत्न की अगर बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न था। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। अनेकांतवाद स्यायवाद जो है यह जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद के सिद्धांत और ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ईश्वर को स्वीकार किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। और जो जैन साहित्य थे, जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला दिया है, कुछ सिंधु स्थल दिया है और उसका स्थान, उसका मिलान करना है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, जो एक बंदरगाह नगर था। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड का जो प्रमाण है लोथल से ही मिला है। रोपन की अगर बात करें तो रोपन पंजाब में था। रोपन की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और सतलज नदी पर, लोथल जो है भोगवा नदी पर,
राखी गढ़ी जो है हरियाणा में था और भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल था। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी था और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहन जोदड़ो, सॉरी, हाँ ठीक है, मोहन जोदड़ो था। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा जो था घग्गर नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था। अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खोज है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। और हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा से RH-37 कब्रिस्तान, सावधान पेटिका, पीतल का ईका गाड़ी, तांबे का पैमाना, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, शव को दफनाने की प्रथा जो है हड़प्पा में था, प्रचलित था। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों की टीला। और जो मोहनजोदड़ो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। वृषभ आकृति वाला मोहर, वृषभ आकृति वाला जो मोहर है मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है। सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण हो गया बृहद अनागार, बृहद स्नानागार, शवों को जलाने का साक्ष्य, कांसे की नृत्य की, सूती वस्त्र का प्रमाण, मातृदेवी की मूर्ति, चौड़ी सड़कें। सबसे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। वहीं भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में। अगर बात करें चनहुद्रो की, अगर बात करें तो चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था और सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार ने। चनहुद्रो से मंडप का सामान, कंघी, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी का साक्ष्य जो है चनहुद्रो से ही मिला है। और जो चनहुद्रो जो था दुर्ग रहित था, दुर्ग रहित, यहाँ पर कोई किला का प्रमाण नहीं मिला, यहाँ से कोई किला का जो है प्रमाण नहीं मिला है। लोथल की अगर बात करें तो लोथल गुजरात में जो एक बंदरगाह नगर था जिसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने, और यह भोगवा नदी के तट पर था। लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी दांत के पैमाने का प्रमाण, 3 युगल समाधि, तराजू का साक्ष्य। वहीं अगर पूछा जाए कि बाट का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड का साक्ष्य जो है लोथल से ही मिला है। अगर बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और कालीबंगा से अगर बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य, पशु बलि का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। फिर अगर बनावली की अगर बात करें तो बनावली जो हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर था। बनावली हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर था और इसका खोज जो है RS बिष्ट ने किया था, RS बिष्ट ने किया था। बनावली से हल का प्रमाण, उचमकुटी के जौ का प्रमाण। अगर पूछा जाए कि अग्निकुंड का जो प्रमाण है, अग्निकुंड का प्रमाण जो है लोथल, कालीबंगा, बनावली से मिला है। वहीं अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी भारत से स्थलों की खुदाई हुई है उनमें से सर्वाधिक स्थल जो है भारत के किस राज्य से मिला है, तो गुजरात से। रंगपुर जो है मादर या भादर नदी के तट पर गुजरात में ही था। और रंगपुर से धान के भूसी का जो प्रमाण है रंगपुर से मिला है। सुरकोटदा की अगर बात करें तो सुरकोटदा यह भी गुजरात में ही था। और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण, घोड़े के अस्थि पंजर का जो प्रमाण है सुरकोटदा से मिला है। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भी गुजरात में ही था और यह लूनी नदी के तट पर था।
धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में शामिल किया था। उन्नत जल निकासी का जो साक्ष्य है धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर का जो प्रमाण है धौलावीरा से है। एकमात्र स्टेडियम का जो प्रमाण है धौलावीरा से है। वस्त्रों की रंगाई, बुनाई, सिलाई कला का जो प्रमाण है धौलावीरा से है। लेकिन पूछा जाए कि अद्भुत जल निकासी का जो प्रमाण है, अद्भुत जल निकासी का जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से मिला है। रोपण की अगर बात करें तो रोपण पंजाब में सतलुज नदी के तट पर, और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपण जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है, यानी स्वतंत्रता के बाद उत्खनित भारत का प्रथम स्थल जो है रोपण है। और रोपण से मानव के साथ कूता को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है मिला है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है। आमधी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह गलत है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन शहर में, इराक के बेबीलोन शहर में। अगर बात करें ईरानी आक्रमण की, अगर बात करें तो ईरानी आक्रमण जो है भारत के ऊपर, ईरानी आक्रमण जो है 516 ईस्वी पूर्व में हकमनी वंश के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने किया था। यानी ईरानी आक्रमण जो है भारत पर होने वाला जो प्रथम आक्रमण था ईरानी आक्रमण था। वहीं अगर पूछा जाए कि यूनानी आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के समय में हुआ है। अगर पूछा जाए कि भारत पर सर्वप्रथम यूरोपीय आक्रमण की अगर बात की जाए तो भारत पर प्रथम जो यूरोपीय आक्रमण है वह यूनानी आक्रमण है। लेकिन यह पूछा जाए कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो ईरानी आक्रमण, ईरानियों ने। अगर यूरोपीय शब्द न जोड़े तो इसका आंसर होगा ईरानी आक्रमण, और यूरोपीय शब्द जोड़ देगा तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी आक्रमण। अगर ईरानी आक्रमण की बात करें तो ईरानी आक्रमण जो है 516 ईस्वी पूर्व में और हकमनी वंश के शासकों ने किया है। हकमनी वंश के शासक थे दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने ही भारत पर आक्रमण किया है 516 ईस्वी पूर्व में। हकमनी वंश के संस्थापक जो थे साइरस द्वितीय थे, और हकमनी वंश के एक शासक थे जिसका नाम था जरक्सिस या सिरियास, जिन्होंने भारतीयों को अपने सेना में शामिल किया था। और इस वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो इस वंश के अंतिम शासक जो थे दारा तृतीय थे। और दारा तृतीय की और सिकंदर के बीच में युद्ध जो है 331 ईस्वी पूर्व में अरेबेला या गोगा मेला के मैदान में होता है, जिसे अरेबेला या गोगा मेला का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सिकंदर की जीत होती है। और जो हकमनी वंश के तृतीय शासक यानी अंतिम शासक थे जिसका नाम था दारा तृतीय, उनकी हार हो जाती है। पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि का विकास जो है किस आक्रमण से हुआ है, तो ईरानी आक्रमण से ही भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। अगर बात करें यूनानी आक्रमण की तो यूनानी आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने किया है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय जो मकदूनिया के शासक थे। इनके माता का नाम ओलंपियस, इनकी पत्नी का नाम रुक्साना, इनके गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, प्लूटो के गुरु थे सुकरात। सिकंदर के मुख्य सेनापति सेलुकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस थे। और जो सिकंदर था, सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला पर
आक्रमण किया, लेकिन जो तक्षशिला के शासक थे आंधी ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी स्वागत किया उनका। फिर उसके बाद पंजाब के शासक पुरस से, और जो पंजाब में पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, इसे झेलम बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर हुआ है। और जो सिकंदर था, सिकंदर 19 माह तक भारत में रहता है, और सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस लौट जाता है स्थल मार्ग के जरिए, और 323 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन शहर में सिकंदर की मौत हो जाती है। सिकंदर की मौत हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तरफ आश्रम है और एक तरफ आयु है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो बताना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है किस आयु को कहा जाता है, तो जन्म से 25 वर्ष तक के आयु को ही ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 से 50 वर्ष तक के आयु को गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 आयु तक के वानप्रस्थ आश्रम। फिर उसके बाद 75 से 100 वर्ष तक के आयु को सन्यासी आश्रम कहा जाता है। इन 4 आश्रमों की चर्चा जो है, 4 आश्रम के बारे में हमें जबालोप उपनिषद देता है, जबालोप उपनिषद। वहीं अगर बात करें सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता अनुवाद जो है कठोप उपनिषद से लिया गया है। और 4 आश्रम जो है, 4 आश्रम जबालोप उपनिषद से, जबालोप उपनिषद से। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, कालीबंगा घगर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, धौलावीरा लूनी नदी। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का पहला मास कौन सा होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है माघ, भाद्रपद, कार्तिक और चैत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र। और जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। शक संवत की जो शुरुआत है 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। वहीं विक्रम संवत की जो शुरुआत है 57 ईस्वी पूर्व में। गुप्त संवत की जो शुरुआत है 319 ईस्वी में। और केरल या कोलम संवत की जो शुरुआत है, कोलम
केरल या कोलम संवत की जो शुरुआत है 825 ईस्वी में, 825 ईस्वी में। और इसका जो अंतिम माह होता है, अंतिम माह फाल्गुन, अंतिम माह जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र और इसका अंतिम माह जो है फाल्गुन होता है। और जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसकी शुरुआत जो है कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो पहला सेट में जितना भी प्राचीन भारतीय इतिहास और भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन था, तो उसको आज हम लोग उसका एनालिसिस कर लिए हैं। और कल की क्लास में हम लोग अगले सेट का इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और प्राचीन भारतीय इतिहास को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।